Hello students, so today we will discuss about the Young modulus of elasticity कि Young modulus of elasticity क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में पिछली वीडियो में यह बताया था कि Young modulus जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या था। तो मैंने आप लोगों को बताया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हुक्स लॉ से हमें मिला था। हुक्स लॉ ने हमें बताया था कि जो एक रेशियो होता है व्हेन द स्ट्रेन इज़ वेरी स्मॉल, उसमें एक कंडीशन थी कि व्हेन द स्ट्रेन इज़ स्मॉल, तो जो आप लोगों का स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आप लोगों के स्ट्रेन के। ठीक है, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और उसमें उसके शेप और साइज चेंज हो जाता है तो उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होता है। तो वो स्ट्रेस स्ट्रेन का एक उन दोनों का जो रेशियो था वो एक कांस्टेंट होता है, यानी उस कंडीशन में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। मैंने ऐसा डिस्कस किया था हमने कि जो स्ट्रेस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्ट्रेन के। फिर ये स्ट्रेस इजिकल्स टू हो गया था ई इंटू स्ट्रेन, और तो ई इजिकल्स टू क्या बन गया था आप लोगों का स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बन गया था, है ना। ई था आप लोगों का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरह के हम इनको नाम देते हैं। तो मान ले इसमें से पहला है आप लोगों का यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या था कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए है, जब आप कोई आपके पास एल लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट होगा और उस पर आप उस पर फोर्स लगाएंगे, एफ फोर्स लगाएंगे उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर, तो उसमें कुछ स्ट्रेच होगी या वो कंप्रेस भी हो सकती है। अगर आप किसी चीज़ को कंप्रेस करें तो उसकी लेंथ कम भी हो सकती है, और अगर आप उसको फोर्स बाहर की तरफ लगाएं तो उसकी लेंथ ज़्यादा होगी। तो उस एग्जांपल को देखेंगे हम कि मान लेते हैं ये कोई एल लेंथ की वायर है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है ये एल लेंथ की वायर, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, और मैंने इस पर ना एम मास का कोई ऑब्जेक्ट नीचे लटका दिया। ठीक है, इसके नीचे मैंने एम मास का कोई ऑब्जेक्ट लटका दिया। जो लटका दिया अगर मैं इसे टायर से टंगाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें कुछ ये खींचेगी, इलोंगेशन होगा इसमें, इसकी लेंथ बढ़ेगी, तो इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो वो जब चेंजेस आएंगे, जब एम मास का इसमें ऑब्जेक्ट इसके नीचे मतलब लगा दूंगा मैं, तो इसमें इलोंगेशन होगा। तो मान लेते हैं इसकी जो लेंथ में जो इलोंगेशन हुआ, जो चेंज हुआ इसकी लेंथ में, वो डेल्टा एल हुआ, डेल्टा एल। मैंने इस पर फोर्स कितना लगाया, अगर वो एम मास का ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट उसका फोर्स होगा। ठीक है, वेट इज़ अ फोर्स, पढ़ा है हमने। उसका फोर्स कितना लगेगा, एम जी के बराबर, उसका मास और नीचे जी। ठीक है, तो यानी उस पर जो फोर्स लगा ये आप लोगों का क्या हो गया, फोर्स के बराबर। तो अब इसमें देखते हैं इस कंडीशन में कितना स्ट्रेस बना और कितना स्ट्रेन बना। तो व्हेन द स्ट्रेन इज, पढ़ते हैं अब, व्हेन द स्ट्रेन इज स्मॉल, जब स्ट्रेन बहुत छोटा हो यानी चेंज बहुत छोटा हो, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब है जब लेंथ में कोई चेंज आए, ये बारे में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब हम वहाँ पर डील कर रहे हैं जब आप फोर्स लगा रहे हैं उसकी लेंथ चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रहा है, तो आप लोगों का वो अलग मतलब स्ट्रेस हो जाता है, और जब आपका वॉल्यूम चेंज हो जाता है तो वो अलग स्ट्रेस हो जाता है। उसमें वॉल्यूम में डिस्कस करते हैं, वो अलग अलग केस में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जब लेंथ चेंज होती है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड द यंग मॉडुलस। जो आप लोगों का रेशियो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो है उसको बोलेंगे हम यंग मॉडुलस। ठीक है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होगा, इसमें स्ट्रेस का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। तो फोर्स इसमें कितना लगा, एम जी। एरिया कितना है इसका, इस मान लो इस वायर की जो रेडियस है वो आर है, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। तो ये हो जाएगा आप लोगों का एम जी पाई आर स्क्वायर इसका स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो गया, इंक्रीज इन लेंथ, चेंज, पिछली वीडियो में पढ़ा था, चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। तो चेंज कितना हुआ, डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल, तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। अब इनका क्या होगा, ये रेशियो लेना है मेरे को। तो यंग मॉडुलस किसके बराबर होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी एम जी अपॉन डिवाइड पाई आर स्क्वायर, और डिवाइड कर दिया मैंने डेल्टा एल अपॉन एल से। जब ये अप और डाउन जाएंगे तो ये एम जी
ये एल चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द यंग मॉडुलस। अब इसमें देखो मास कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एल इज द ओरिजिनल लेंथ, वो सही थी, पाई आर से, यानी ये इस चेंज पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये चेंज ज़्यादा हुआ, अगर किसी ऑब्जेक्ट में चेंज ज़्यादा होता है कोई एफ फोर्स लगाकर, तो उसका यंग मॉडुलस कम होगा, ठीक है। और अगर यंग मॉडुलस कम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वो ज़्यादा इलास्टिक है या कम इलास्टिक है। तो हम कहेंगे अगर जिसका मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर उनका यंग मॉडुलस कम है, एक का ज़्यादा और एक का कम है, तो आप क्या समझेंगे कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है। तो जिसमें चेंज ज़्यादा हुआ वो कम इलास्टिक होगा सेम फोर्स लगाने पर। प्लीज़ ध्यान रखिए फोर्स सेम रहना चाहिए, ठीक है। अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को सेम रखें और ये चेंज पे ध्यान दें, तो जिसमें ज़्यादा चेंज होगा वो कम इलास्टिक होगा एज़ कम्पेयर टू जिसमें कम चेंज होगा वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। ये थोड़ा सा अलग लगता है, अब ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यंग मॉडुलस ये हो गया। नाउ जो यंग मॉडुलस की जो यूनिट होती है वो होती है एसआई यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस, वाई इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई ऊपर फोर्स है, कहाँ गए, फोर्स है, नीचे एरिया है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को ये चीज़ हमने पहले भी कहीं देखी है, फोर्स अपॉन एरिया एक और चीज़ होती है, ये होती है आप लोगों की प्रेशर की यूनिट, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू द प्रेशर, यानी पास्कल, इसकी यूनिट एक और होती है पास्कल। तो एक पास्कल भी इसकी यूनिट होती है। नाउ स्टील इज़ मोर इलास्टिक दैन द रबर, जो स्टील है वो ज़्यादा इलास्टिक है रबर से। अब ये कैसे कहेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, स्टील का यंग मान लेते हैं, एक ये वायर जो है एक स्टील की ली मैंने जिसकी लेंथ सेम है, उसके रेडियस भी सेम है, और बिल्कुल एज इट इज़ एक ऐसी ही रबर की मैंने क्या ली, वायर ली, और मैंने उस पर वही एम मास लगा दिया। तो क्या लगता है किस में चेंज ज़्यादा होगा, ऑब्वियस है जो रबर है वो ज़्यादा स्ट्रेच होगी, ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। स्टील की जो वायर होगी वो कम स्ट्रेच होगी, और जो वायर रबर की होगी वो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी, यानी उसमें चेंज ज़्यादा आएगा, रबर की उसमें रेंज चेंज ज़्यादा आएगा। तो ये मैं क्या करता हूँ, एम दोनों का मास सेम था, मैंने सेम लगाया, लेंथ दोनों की सेम ली मैंने, ठीक है, मैंने पाई दोनों के क्रॉस सेक्शन एरिया सेम लिया मैंने, बस ये एक्सपेरिमेंटल मिलेगा मेरे को। तो इस ये कम आएगा उसमें डेल्टा एल एस और ये एल आर, ठीक है, डेल्टा एल आर, ये डेल्टा एल आर है, यानी चेंज इन वायर ऑफ रबर। एक रबर की वायर ली मैंने, ये क्या कर रहा हूँ मैं, एक रबर की वायर ली, एक मैंने स्टील की वायर ली, दोनों में एम मास का ऑब्जेक्ट रखा, तो एम उसमें भी स्ट्रेच आया, ये भी स्ट्रेच हुई, इसमें भी चेंज आया, इसमें इसका चेंज हो गया एल एस, डेल्टा एल एस, उसका चेंज हो गया जो दूसरी वायर है डेल्टा एल आर। तो जब मैंने इनका रेशियो निकाला तो ये आएगा वाई एस अपॉन वाई आर इज इक्वल्स टू होगा डेल एल आर अपॉन, अब ये चेंज ज़्यादा होगा, डेल एल आर का मतलब है चेंज इन लेंथ ऑफ रबर, सॉरी वायर ऑफ रबर, और ये है चेंज इन लेंथ ऑफ वायर ऑफ स्टील। तो इसमें चेंज ज़्यादा होगा इसमें, तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, यानी यंग मॉडुलस ज़्यादा है किसका, एज़ कम्पेयर टू वो, इसका यंग मॉडुलस ज़्यादा है स्टील का एज़ कम्पेयर टू रबर। तो यानी जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा उसका क्या होगा, जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा वो ज़्यादा इलास्टिक, और जिसका यंग मॉडुलस कम वो कम इलास्टिक। तो यानी देखो जिसमें लेंथ में ज़्यादा कम चेंज आएगा तो उसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा। तो यानी यहाँ से हम ये समझे जब भी हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, हाँ, और दो ऑब्जेक्ट हैं, मेरे को एक का यंग मॉडुलस ज़्यादा दिया है, एक का कम दिया है, तो वो ज़्यादा इलास्टिक है जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं स्टील इज़ मोर इलास्टिक दैन रबर। ये सोचने में थोड़ा अजीब लगता है बट इसका प्रूफ यहाँ पर है, ठीक है। देखो इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी मैंने जो बताया था ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो क्या करती है, बाय द वर्च्यू ऑफ विच, ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो क्या करती है, जो उसमें अगर हम फोर्स लगाएंगे उस मटेरियल के ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स लगाएंगे तो उसमें जो होने वाला चेंज है उसको रेसिस्ट करेगा, वो होती है इलास्टिसिटी, रेसिस्ट करेगा। और रबर क्या है, आप उसमें थोड़ा सा फोर्स लगाइए इजीली क्या हो जाता है,
खींच जाता है। जबकि स्टील क्या है, उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसी चेंज को लाने के लिए, तो स्टील ज़्यादा इलास्टिक हुआ एज़ कम्पेयर टू रबर। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है जो उसमें चेंज, उस बॉडी की शेप और साइज में चेंज होने से रोक रही है। ठीक है, तो जो हम नॉर्मल इलास्टिसिटी के उसमें हम बोलते हैं ना कोई एक रबर है ज़्यादा इलास्टिक है, ये और ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक है, तो उस चीज़ को समझिए, वो कॉमन वर्ड है, उनके साथ कंफ्यूज मत करना अपने आप को। ठीक है, वो ज़्यादा इलास्टिक होता है ऑब्जेक्ट जो अपने आप में चेंज होने से रोकता है। ठीक है, वो जितना फोर्स लगाएंगे आप उसमें और उसमें कम चेंज हो तो वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। नाउ बल्क मॉडल्स पे आते हैं। बल्क मॉडल्स क्या है, मान लो कि आपके पास ये क्या, बल्क मॉडल्स ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। मान लो आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिस पर आप प्रेशर लगा रहे हैं P, और ये इसकी वॉल्यूम है, इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम है V, और इस पर प्रेशर लगाया आपने बाहर से, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, कंप्रेस करेंगे आप इसे, ऐसे बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं तो ये क्या होगी, इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, यानी आप इसे प्रेशर लगा रहे हैं, इसकी वॉल्यूम कम हो रही है। ठीक है, तो व्हेन द स्ट्रेन इज स्मॉल, देख लेते हैं बल्क मॉडल्स क्या है। द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, जो नॉर्मल स्ट्रेस का रेशियो है टू द वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम के स्ट्रेन से, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड द बल्क मॉडल्स। बल्क मॉडल्स यानी जैसे हमने यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन लिया था, यहाँ पर आप क्या ले लें, वॉल्यूम ले लें। तो इसमें नॉर्मल स्ट्रेस यानी प्रेशर और वॉल्यूम स्ट्रेन यानी डेल माइनस का डेल V अपॉन डेल। अब ये माइनस का इसलिए लिया मैंने क्योंकि जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रही है आपकी, मैं उसे दबा रहा हूँ ना, प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो चेंज उसमें माइनस में जा रहा है, उसकी वॉल्यूम कम हो रही है। ठीक है, तो बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल V, स्ट्रेस हो गया अपना P इसलिए लिया क्योंकि ये क्या होता है, प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया ही है, ये प्रेशर ही है, वही है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर भी एक तरह का क्या होता है, स्ट्रेस होता है। अब ये क्या आप लोगों का स्ट्रेन है, माइनस डेल V अपॉन V, तो B इजिकल्स टू क्या आ गया आप लोगों का, माइनस का PV अपॉन ये डेल V। तो ये मेरे पास आ गया बल्क मॉडल्स। तो जब आप चेंज बात करेंगे वॉल्यूम में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चेंज बात करेंगे तो वहाँ पर आपका बल्क मॉडल्स काम आएगा आपके। जहाँ पर आप लेंथ के चेंज के बारे में बात करें वहाँ पर आपका यंग मॉडल्स काम आएगा। नाउ अब इसकी यूनिट भी वही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि बेसिक फार्मूला तो वही है ना, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो अब इसकी एक वर्ड होता है कंप्रेसिबिलिटी। क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इसको डिनोट करता हूँ मैं बीटा से, और ये बल्क मॉडुलस का अपोजिट होता है। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो यानी इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का, इसका अपोजिट कर दो ऐसे, यानी डेल V अपॉन PV माइनस में। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो आई होप दिस टर्म्स आर क्लियर टू यू। ठीक है, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो आप लोगों को तो आप इसे रिवाइंड करके एक बार और देख लीजिएगा। बहुत सिंपल सा टर्म था, बहुत सिंपल सा चैप्टर था। सो इस साल के सिलेबस में यही है फिलहाल, इसमें यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ठीक है, एक इसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी होता है, बट वी आर नॉट हेयर टू डिस्कस दैट। तो ये अगर टाइम हुआ हमारे पास तो हम बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे उसको एक एक्स्ट्रा क्लास में, एक्स्ट्रा वीडियो में, बट फिलहाल आप लोगों के सिलेबस में इतना ही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यंग मॉडुलस एंड द बल्क मॉडुलस। आप घर में क्या कर सकते हैं, आप जो है क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं इसके। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं क्वेश्चंस कराने के उसमें फिर रेगुलर क्वेश्चंस करेंगे हम। तो आप थोड़े से क्वेश्चंस अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। So that's all in this video. See you in the next video. Thank you.